भारत के सबसे ताकतवर इंसान और सबसे कमजोर इंसान में कोई भी समानता भले ही ना हो, लेकिन एक समानता जरूर है और वो ये है कि दोनों ही शख्स के वोट की कीमत एक जैसी है और यही हमारे लोकतंत्र की पहचान भी है। लेकिन क्या सचमुच हमारा लोकतंत्र उतना मजबूत है जितना हम इसका बखान करते हैं? क्या सचमुच जो वोट एक इंसान डालता है और जिस पार्टी और जिस शख्स के लिए डालता है, क्या वो वोट उसी पार्टी और उसी शख्स के पास जा रहा है? क्या चुनाव आयोग वास्तव में उतनी निष्पक्षता और उतनी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है जितनी उससे अपेक्षा है? इन सभी सवालों पर चर्चा होगी। मैं हूं सुमित पांडे, आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। हिंदुस्तानियों की सबसे पवित्र किताब भारत का संविधान और इस संविधान का अनुच्छेद 324, ये वही अनुच्छेद है जिसके जरिए चुनाव आयोग अस्तित्व में आया और इसी अनुच्छेद के आधार पर यह तय किया गया कि चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्षता, पारदर्शिता और सटीकता के साथ काम करेगा और भारत और उनके लोकतंत्र की रक्षा करेगा। लेकिन पिछले 8-10 सालों में जिस तरीके के सवाल चुनाव आयोग पर खड़े किए जा रहे हैं, वो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या वास्तव में आज भी चुनाव आयोग उसी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है जैसा कि 1950 में हमने तय किया था। जी, 1950 में चुनाव अस्तित्व अस्तित्व में आया और तब से लेकर आज तक चुनाव आयोग ने 17 करोड़ मतदाताओं से 99 करोड़ मतदाताओं तक के लिए चुनाव ऑर्गेनाइज करवाए और ये अपने आप में किसी भी संस्था के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता गया, वैसे वैसे ही चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां भी बढ़ती गईं और ये सवाल आगे आने लगा कि क्या अब चुनाव आयोग का किरदार बदल चुका है? वक्त के साथ क्या चुनाव आयोग सत्ताधारियों के पक्ष में हो गया है और क्या उस निष्पक्षता के साथ अब चुनाव आयोग काम नहीं कर सकता जैसे उससे उम्मीद है? भारत में हर 5 साल में होने वाला आम चुनाव दुनिया भर में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक उत्सव है। इतना बड़ा चुनाव और किसी भी देश में नहीं कराया जाता। इससे जिम्मेदारी और बढ़ती है और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर ही है। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में जिस तरीके के इल्जामात चुनाव आयोग पर लगाए हैं, उससे वही पुराना पैटर्न सामने आ गया है जहां चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम से लेकर वोट चोरी तक तमाम इल्जामात लगाए जा चुके हैं। पिछले 10-15 सालों में इन इल्जामातों की सूची और बड़ी हो गई है और इन सभी पर हम बात करेंगे। 90 के दशक से ही ईवीएम भारत की चुनावी प्रक्रिया में इस्तेमाल होने लगी। ईवीएम इसलिए लाई गई क्योंकि कहा गया कि पेपर बैलेट के मुकाबले ईवीएम तेजी से रिजल्ट भी दे सकती है और साथ में पारदर्शिता भी बढ़ाएगी और फिर ये चलता रहा। लेकिन 2014, 2019 और 2024 के चुनाव के बाद में एक पैटर्न देखा गया। वो पैटर्न यही था कि जो भी पार्टियां हारी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आप हो या फिर कोई और क्षेत्रीय दल हो, सब ने ईवीएम को निशाना बनाया और सब ने ये कहा कि ईवीएम में धांधली करना बहुत आसान है, ईवीएम को इजीली हैक किया जा सकता है। मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर आयोग ने यही कहा कि भाई या तो आप कोई पुख्ता सबूत दे दीजिए वरना इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। कोई पुख्ता सबूत तो सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों है कि भारत की एक बड़ी जनता का भरोसा अब चुनाव आयोग पर से डगमगा रहा है, कहीं ना कहीं हिल रहा है? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि चुनाव आयोग आरटीआई के क्षेत्र से बाहर है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत चुनाव आयोग नहीं आता है। सीधा मतलब इसका यह है कि अगर कोई आम नागरिक ये जानना चाहता है कि चुनाव आयोग की गतिविधियां क्या हैं, तो उन्हें उनकी गतिविधियों पर कोई भी पारदर्शिता और किसी भी प्रकार की कोई आंतरिक जानकारी मिल ही नहीं सकती। ऐसे में ये कहना लाजमी होगा कि जब हम ये कह रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम ये कहते हैं कि हमें गर्व है अपनी डेमोक्रेसी पर, तो वहीं चुनाव आयोग जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है और जिसकी जिम्मेदारी बाकी संस्थाओं से भी कहीं ज़्यादा है, जब वो ही आरटीआई के बाहर है, तो क्या हम सच में ये मान सकते हैं कि ये लोकतंत्र अमिट है और ये लोकतंत्र सबसे बड़ा है? सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष बार बार ये सवाल उठाता है, ये मेरे सवाल नहीं है।
बात सिर्फ ईवीएम और आरटीआई तक ही नहीं है, इसके अलावा भी कई चीजें हैं। चुनाव आयोग के कंडक्ट पर भी बार बार सवाल उठते हैं और ये कहा जाता है विपक्षी पार्टी और उनके नेताओं द्वारा कि चुनाव आयोग दोहरा रवैया अपनाता है, चुनाव आयोग दोगलापन करता है और चुनाव आयोग वही कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर तो कर देता है लेकिन सत्ताधारियों पर नहीं करता जो उसे करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोकसभा इलेक्शन के दौरान रैलियां की तो उसमें कई बार विवाद बना उनके भाषणों को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने इल्जाम लगाया कि प्रधानमंत्री की भाषा पर, उनके बयानबाजी पर चुनाव आयोग ने किसी भी प्रकार का कोई सख्त कदम नहीं उठाया। लेकिन जब वही चीज विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं ने की तो चुनाव आयोग तुरंत एक्टिव हो गया और तुरंत उन सभी नेताओं को नोटिस भेजना चालू कर दिए। इससे विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि दोहरा रवैया उभर कर आ रहा है चुनाव आयोग का सामने। इसके अलावा भी कई इल्जाम हैं जो आज के दिनों में भी सुर्खियां बनाए हुए हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर। एक सवाल तो यह है कि क्यों सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग कहता है कि वोटिंग सेंटर्स के सीसीटीवी फुटेज वो सार्वजनिक नहीं करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी कहा था कि महिलाओं के सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे, ये उनकी प्रिवेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी बात का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने कहा था कि जब वोटिंग सेंटर पर महिलाएं वोट करने जाती हैं तो आप बुर्का निकाल कर भी उनका चेहरा देखते हैं और पहचान को टेस्टिफाई करते हैं, लेकिन आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। ये कैसी पारदर्शिता है? ये तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक और सवाल है जो चुनाव आयोग पर हमेशा उठता रहता है और वो ये है कि ईवीएम होने के बावजूद भी क्यों चुनावी रिजल्ट्स को बहुत देरी तक होल्ड किया जाता है। क्योंकि जब ईवीएम लाई गई थी पेपर बैलेट की जगह तो यही कहा गया था कि ईवीएम के आने के बाद चुनावी रिजल्ट और चुनावी प्रक्रिया तेजी से होगी, लेकिन रिजल्ट हमने देखा है कि एक एक हफ्ते, दो दो हफ्ते के लिए रिजर्व रख लिया जाता है। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि ये एक दो हफ्ते के लिए जो ये रिजल्ट रिजर्व कर लिए जाते हैं उसके पीछे कारण क्या है। और ईवीएम जिसको आप ये कहते हुए लाए थे कि अब ईवीएम के जरिए चुनावी प्रक्रिया तेज होगी, इलेक्शन रिजल्ट जल्दी डिस्क्लोज होंगे, जब वो हो ही नहीं रहा है तो फिर ईवीएम का असल लाभ है क्या? ये सब कहा जा रहा है, ये सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और इन इल्ज़ामों के बीच फंसी है भारत की जनता, मेरे और आप जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि जब हम वोट करने जाएंगे तो हम उस वोट से भारत की तकदीर बदल रहे हैं और एक नई तस्वीर बना रहे हैं भारत की। लेकिन हाल के दिनों में जैसे इल्ज़ाम आ रहे हैं, जैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई चुनाव आयोग की, उससे कई लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। अंत में अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें तो सॉल्यूशन हो क्या सकता है इन सब चीज़ों का? क्या वीवीपैट का 100% मिलान अनिवार्य कर देना चाहिए? क्या सीसीटीवी फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए? और क्या आरटीआई के अंतर्गत चुनाव आयोग को ले ही आना चाहिए? सरकार से जब आरटीआई के लिए पूछा गया तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि भाई सीक्रेसी और स्क्रूटनी के हिसाब से ये सही नहीं रहेगा कि चुनाव आयोग को आरटीआई के अंतर्गत लाया जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की, जब हम दावा करते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के आगे कोई नहीं है, देयर इज नो पैरेलल टू इंडियाज डेमोक्रेसी, तो फिर आरटीआई के अंतर्गत सबसे बड़ी संस्था को लाने में क्या दिक्कत है? ये सारे सवाल हैं और ऐसा नहीं है कि ये सवाल सिर्फ भारत में उठाए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका में सवाल उठाए थे, ब्राजील में बोल्सोनारो ने भी ईवीएम के ऊपर, वोट चोरी के ऊपर इल्जाम लगाए थे, पाकिस्तान, चीन में भी ये सवाल हमेशा खड़े हुए हैं, लेकिन इन सब से भी आगे भारत है और वो इसलिए है क्योंकि भारत की जनसंख्या इन कई देशों से कई ज़्यादा बड़ी है। हम 1 अरब वोटर्स की बात कर रहे हैं और अगर हम उनके प्रति ईमानदारी से अकाउंटेबल नहीं हो सकते तो फिर शायद क्या हमें ये हक है कि हम खुद को कहें कि भाई हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है। आखिरी में बस एक ही सवाल है आपसे कि सोचिए कि क्या वास्तव में आपका वोट वहीं जा रहा है जहां आप उसे पहुंचाना चाहते हैं। आगे के लिए देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट। मैं सुमित पांडे विदा लेता हूं आपसे।